लीजिएगा। तो ये जो ऑर्डर पास किया गया है, जज का नाम यहाँ पे लिखा गया है, आप जज का नाम देख लीजिए, और ये गांधी जयंती से एक दिन पहले का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, इसके कुछ पार्ट को हम आपको समझाएंगे। पूरा ऑर्डर तो 11 पेज का है, पूरा ऑर्डर नहीं मैं समझा सकता, लेकिन मैं कुछ चीज को समझाने का प्रयास करूंगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखते हैं, और इस ऑर्डर के माध्यम से मैं आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि लॉ किस तरीके से चलती है, और एक जज को, एक वकील को, एक लीगल पर्सन को जो लॉ के जानकार हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, लॉ किस तरीके से आर्ग्यू करना चाहिए, वो चीज यहां पे आपको पता चल जाएगा। और कई बार मैंने कहा है कि जो जज का ऑर्डर होता है, आप इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके पास जो है बहुत पावर है, आपको इसलिए मानना पड़ता है क्योंकि ये जो रीजनिंग देते हैं, ये रीजनिंग अपने आप में इतना क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, एक्सप्लिसिट होता है, जिसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती है। और यही कारण है कि आपको खुद फील हो जाएगा कि यार ये बात सही तो लिखा हुआ है, इसको मानना चाहिए। तो देखिए क्या कहते हैं कि टुमारो इज गांधी जयंती एंड वी आर रिमाइंडेड ऑफ द वर्ड्स ऑफ द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी, whose heart bleed for the weak and downtrodden, and we quote his words as under। और ये जो चीज है गांधी के द्वारा लिखा गया है, और इसी चीज को जज साहब कोट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है आप में से बहुत लोग जरूर जानते होंगे। एनसीईआरटी की किताब जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा कि गांधी जी का जंतर, और उसके बाद ये नीचे 5-7 लाइन जो है वो लिखा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक लोगों को समझना चाहिए कि गांधी किस तरीके के व्यक्ति थे, क्या उनका मानसिकता था, क्या सोचते थे, वो ये 5 लाइन में यहां पे झलक जाएगा। जजों ने इनको कोट किया है, यहां पे कहते हैं कि हम कोट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गांधी जयंती कल है, और ये ऑर्डर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि उन्हें याद कर दिया जाए। क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि तुम्हें एक जंतर देता हूं, गांधी जी कह रहे हैं अपने लोगों से, अपने सिटीजन से, अपने देशवासियों से, कि तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। कहते हैं कि जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा जो अहम है वो तुम पे हावी होने लगे, तुमको एक होता है ना वो आप पे घमंड होने लगे अपने आप पे, तो ये चीज ध्यान में रखना, और इसको जरूर ध्यान रखना। जैसे ही तुम ध्यान करोगे वैसे ही तुम्हारा ये जो घमंड है, ये जो अहम है, वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। क्या कहते हैं, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, लाइफ में जरूर आपने गरीब और कमजोर आदमी को देखा होगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा तो जरूर होगा। तो कहते हैं कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शक्ल को याद करो, उसको याद करो। अपने आंख बंद जब करो तो उनका जो शक्ल है वो याद आना चाहिए, उसकी शक्ल को याद करो, और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उसे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? जब ये सब चीज तुम देखोगे तो कहते हैं तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह जो अहम था, तुम्हारा जो संदेह था वो मिट जाएगा। वो कहते हैं कि तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। ये जो तुम्हारा अहम था वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। और यही चीज जज यहां पे लिखा है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो हो रहा है मैटर यूपी में, ये जो मैं जब सुन रहा हूं, देख रहा हूं, तो मुझे गांधी की याद आ रही है, और खास करके गांधी की उन बातों, जो ये बात यहां पे लिखा है, इन बातों की याद आ रही है जो उन्होंने गांधी की ताबीज नाम के उसमें लिखा है। और इसको यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, जज होने के लिए सिर्फ लॉ की जानकारी नहीं, आपको लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो यही कारण है, चाहे मेडिकल का केस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का केस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो, कुछ भी हो, बायोटेक्नोलॉजी का हो, कहां जाता है? कोर्ट में। क्या जज क्या पढ़ते हैं? लॉ। वो मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इतना हैसियत होता है उनके पास कि वो किसी भी तरीके के कॉम्प्लेक्स मैटर को सॉल्व करें, और करते भी हैं। इसका कारण यही है। चलिए आगे हम बढ़ते, देखिए क्या लिखते हैं। आगे लिखते हैं कि दिस इज अ टाइम टू स्ट्रेंथन आवर resolve to live up to the ideas which Bapu stood for, but unfortunately
ग्राउंड रियलिटीज, कहते हैं कि बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाई वैल्यूज प्रोपगेटेड एंड प्रैक्टिस्ड बाय द फादर ऑफ आवर नेशन। ठीक है, तो ये जो कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, और इसीलिए मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूं। अब कहते हैं कि टुडे वी फाइंड आवरसेल्फ कंस्ट्रेंड, वो कंस्ट्रेंड है, मजबूर है। टुडे वी फाइंड आवरसेल्फ कंस्ट्रेंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट मैटर टचिंग अपॉन द बेसिक ह्यूमन and fundamental rights of the citizen of this country and resident of this state based on the certain newspaper items and programs shown in audio visual media, according to which a young girl of 19 years a resident of district this ये सारी कहानी को यहाँ पे उन्होंने कोट किया। ये कहते हैं कि मैं मजबूर हूं आज कॉग्निजेंस लेने के लिए। यूजुअली कॉग्निजेंस लेना मेरा काम नहीं है, नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लाएगा केस तो हम देख लेंगे, लेकिन आज मेरी आत्मा इतनी कंस्ट्रेन है, इतना दुख हुआ है कि मुझे मजबूरन कॉग्निजेंस लेना पड़ा। और क्यों लिया ये पूरा कहानी बताते हैं। कहानी आपको सबको पता है, इसलिए इसको हम स्किप कर सकते हैं, हम इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि एज पर द न्यूज़पेपर आइटम एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट द डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम वाज टेकन टू हर नेटिव विलेज, बट सरप्राइजिंगली, ये सरप्राइज कर रहे हैं, सरप्राइजिंगली एंड पेनफुली इनफ it was not handed over to the family members so that the last rites of the deceased victim could not be performed as per the prevalent custom and religious inclinations in a decent and dignified manner। ये इसी बात से ज्यादा दुखी हैं कि इसके बॉडी को भी इनके परिवार वालों को नहीं दिया गया और अपने मर्जी से कर दिया गया। Based on the aforesaid news item and report, we have also come to know that not only the body was not handed over to the family members, the father, mother, brother or sister, it was cremated with the help of some other person, किसी और किसी पर्सन को बुला करके उसके सामने कर दिया। उसके माँ बाप भाई बहन किसी को नहीं किया, जो उनके रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन रखते हो, उनको नहीं बुलाया। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, मोर ओवर, ये बात को नोट करते हैं कि मोर ओवर द क्रिमेशन टुक प्लेस एट अबाउट 2 AM 2 to 2:30 AM and from the aforesaid report and news items what comes out is that the family of the deceased victim followed Hindu tradition according to which last rite are not performed। देखिए इस बात को मेंशन कीजिए, इस बात को ध्यान से समझिए। कहते हैं कि last rites are not performed after sunset and before the day break। तो आपने रात में जला दिया, हद कर दिया, और मजबूरन इनको जो है कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये सब कहानी तो ठीक है, आप सब लोग जानते हैं। अब कुछ हम लॉ की बात करते हैं, क्या जज साहब कहना चाहते हैं, क्यों इनको इतना दुख हुआ है, क्यों ये कॉग्निजेंस ले रहे हैं, हम इसको यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, लॉ की बात यहां पे करते हैं। बोले ये कहानी तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब लॉ क्या है, लॉ को समझना जरूरी है, और ये क्लास लॉ का है, तो लॉ के बारे में यदि बात नहीं की जाए तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाता। क्या कहते हैं, वी इन दिस रिगार्ड मे रेफर to the decision of the Honorable Supreme Court reported in 1995 3 SCC 248। ये जो है परमानंद कटारा का जजमेंट ये कोट करते हैं। कहते हैं परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, यहां पे क्या कोर्ट फाइंड किया इसके बारे में जज साहब यहां पे लिखते हैं। कहते हैं कि वेयर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैड एन ओकेजन टू कंसिडर वेरियस फैक्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ enshrined under the Article 21 of the Constitution of India, it agreed with the contention of the petitioner that rights to dignity, ये जो dignity की बात करते हैं, right to dignity and fair treatment under Article 21 of the Constitution of India is not only available to a living man, ये सिर्फ जिंदा व्यक्ति के पास ये राइट नहीं है, but also to his body after his death। बोले कि जो आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ की जो बात करते हैं, ये जो राइट टू लाइफ है ना, वो सिर्फ जिंदा व्यक्ति के लिए नहीं है। कहते हैं कि ये जो जिंदा था और उसकी डेथ हो गई, तो इवन आफ्टर डेथ उस बॉडी के पास आर्टिकल 21 का राइट अवेलेबल है, जो कि सबसे मोस्ट सक्रोस्टेंट फंडामेंटल राइट है। तो आप इसको कैसे ब्रीच कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर रहा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, इट बीइंग द लीगल पोजीशन द डिसीज विक्टिम आफ्टर हर डेथ वाज इंटाइटल्ड टू ऑनरेबल डिसेंट एंड dignified last rites cremation to be performed by her family,
her family members in keeping with the custom and tradition followed by the family, which as per the electronic media report was a follower of सनातन हिंदू ट्रेडिशन। और ये जो चीज है इसमें कहते हैं कि ये जो आर्टिकल 21 की बात हमने करी, इसमें आप बिल्कुल श्रद्धा से, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऑनरेबल मीन्स से इनको आप क्रिमेट कीजिए, इनके लास्ट राइट को इनको दीजिए और उसके बाद खत्म कीजिए, क्योंकि ये दोबारा व्यक्ति नहीं आएगा, दोबारा नहीं आने वाला, तो कम से कम विदा तो सही तरीके से कर दो इसको। और इसीलिए आर्टिकल 21 को इस तरीके से एक्सटेंड करा गया कि ये जिंदा होने के साथ साथ यदि उनका डेथ हो गया तो डेथ वाले बॉडी जिसकी सांसें नहीं चल रही है, रुक चुकी है, उसके लिए भी ये आर्टिकल खड़ा रहता है। मैं कई बार आपको बताता हूं अलग अलग वीडियो में, अलग अलग लेक्चर्स में, कि जब भी स्टेट आपके राइट्स को कुचलने का प्रयास करता है, आप हमेशा देखेंगे कि कोर्ट आपके और स्टेट के बीच में खड़ा हो जाता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको स्टेट के जो इलीगल एक्शंस हैं इससे रोकता है। हालांकि ये बात भी सही है कि कई दफा इस रोकथाम में कोर्ट को खुद लहूलुहान होना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट का ये धर्म है, उनका दायित्व है कि अपने सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी और एक्ट के द्वारा, इसके बीच में किसी भी तरीके से उन पे जाती नहीं होने दे। और हर जज का ये कर्तव्य है कि इस तरीके का चीज जब भी आप देखें तो आपके पास जब पावर है उसको एक्सरसाइज करें। वो चीज यहां पे बिल्कुल जज साहब ने लिखा। उसके बाद आगे देखते हो क्या कहते हैं, कहते हैं कि इफ दिस इज फाउंड टू बी ट्रू देन इट वुड बी द केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन। बोला ये छोटा मोटा वायलेशन नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये चीजें सही है या नहीं है, मैं तो बस एक रिपोर्ट के बेसिस पे जो चल रहा है मार्केट में उसके बेसिस पे ये सुमोटो कॉग्निजेंस लिया हूं। क्या सही है क्या नहीं है ये तो मैं 12 तारीख को देख ही लूंगा, अभी तो मैं ये कह रहा हूं। कहते हैं कि इफ ट्रू, यदि ट्रू होता है, इफ फाउंड टू बी ट्रू देन इट वुड बी अ केस ऑफ ग्रॉस वायलेशन। ग्रॉस वायलेशन का केस होगा ऑफ बेसिक ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स इंश्रेन्ड अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अ मोस्ट ब्लेटेंट एंड अनकॉल्ड फॉर manner something which is absolutely unacceptable in our country governed by rule of law and the constitution। बोलते हैं आर्टिकल 21 के साथ साथ इसमें आर्टिकल 25 जो कहता है राइट टू रिलीजन, उसका भी वायलेशन है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि शाम होने के बाद आप नहीं कर सकते, उसको जला नहीं सकते जब तक कि सूर्योदय नहीं हो जाए। और इस तरीके से आपने रात में जला दिया, आपने पेट्रोल छिड़क के जला दिया, आपने क्या यूज किया, ये लास्ट राइट का उनका अपमान है, ऑनरेबल मींस नहीं है। चलिए जज साहब कुछ और जजमेंट को कोट करते हैं, हम जजमेंट को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जजमेंट ही हमारे लिए लॉ है। ये जो डीजीपी बोलते हैं और डीएम साहब बोलते हैं और योगी जी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं, लिटरली इन लिटरल सेंस कोई भी मतलब नहीं है, कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होता इनका, क्योंकि काम यदि होगा तो लॉ के अकॉर्डिंग होगा। और इसीलिए हम में से सारे लोगों को लॉ जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए जो भी लोग ये वीडियो को देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉ को समझने का प्रयास करें, इधर से उधर से जहां करना है कीजिए, लेकिन लॉ की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख बना सकता है, जैसा कि आपने देखा है और देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा केस क्या है। कहते हैं कि वी मे ऑल्सो रेफर टू अ डिवीजन बेंच जजमेंट टू दिस कोर्ट। दिस कोर्ट मतलब इलाहाबाद कोर्ट का ही होगा पहले का जजमेंट। तो कहते हैं वी मे ऑल्सो रेफर टू अ डिवीजन बेंच जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट रिपोर्टेड इन 2009 का है, और ये केस का नाम यहाँ रामजी सिंह और ये जो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स कहते हैं। वेयर ऑल्सो facet of right of life under article 21 came up for consideration and it was held that this right extend to a dead person। देखिए क्वेश्चन आएगा कि क्या राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है क्या डेड पर्सन के लिए है क्या? आंसर है हाँ, उस हालत तक जब उनका क्रिमेशन होना है, उनके लास्ट राइट्स होने हैं, तब भी ये एक्सटेंड होता है आर्टिकल 21। ये चीज को आप ध्यान से समझिएगा, गलती मत कीजिएगा क्वेश्चन में। तो क्या कहता है, इट वॉज हेल्ड दैट this right extends to a dead person in a limited sense that his rights to his life, which includes his right to live with human dignity, to have an extended meaning, to treat his body with respect, आप उसको respect के साथ करें, which he would have deserved had he been alive, subject to his tradition, culture and religion which he professed।
तो ये बात भी, अभी हमने एक और भी कुछ केसेस देखे थे जिसमें कोरोना पेशेंट्स के साथ जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनको भी सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, इधर उधर फेंक दिया गया उनके बॉडी को। तब भी कोर्ट ने संज्ञान लिया था और कहा था कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके बॉडी के पास भी, उनके डेड बॉडी के पास भी जो सांसें रुक चुकी है, जो सांसें नहीं ले रही है, उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट के फॉर्म में है, आर्टिकल 21 के फॉर्म में है, और इसीलिए उनको ये चीज जरूर देना चाहिए। तो यही चीज इसमें लिखते हैं। उसके बाद ये कहते हैं, देखिए, एट दिस जंक्चर इट वुड बी वर्थ वाइल टू कोट ऑस्कर वाइल्ड। इनका जो एक कोट करते हैं, देखिए लिटरेचर की मान्यता मैं आपको कई बार बताया हूं कि जो जज साहब होते हैं और उनको बहुत सारा लिटरेचर से लेकर के सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी बहुत सारी चीजें पढ़नी चाहिए, उनको ज्ञान होता है, और ये कोट करते हैं, ये राइटर को कोट करते हैं और कहते हैं, ये राइटर इन्होंने लिखा है कि डेथ मस्ट बी सो ब्यूटीफुल, कहते हैं जो मृत्यु है वो इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, डेथ मस्ट बी सो ब्यूटीफुल टू लाई इन द सॉफ्ट ब्राउन अर्थ with the grasses bearing above one's head and listen to silence, to have no yesterday and no tomorrow, to forget time, to forget life, to be at peace। तो कहते हैं कि डेथ जो है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, जो ऐसा लगे, इस तरीके से ये इमेजिनेशन कर रहे हैं कि डेथ ऐसी होनी चाहिए, और आपने क्या कर दिया, आपने उसको लास्ट राइट भी परफॉर्म नहीं करने दिया, आपने उसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया, आपने उसको 2 बजे रात में जला दिया, क्या है। तो ये इसको कोट करते हैं। आगे देखिए क्या करते हैं, आप में से जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर ये रेशियो क्या होता है और ऑर्बिटर क्या होता है, ये सब जो कहानी कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये सॉरी जज साहब, ये जो कहानी कर रहे हैं कि डेथ मस्ट बी सो ब्यूटीफुल और ये गांधी जी को कोट कर दिया, ये सब ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर है, इसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। कौन फॉलो करेगा इसको, आपकी मर्जी, आप करना है करो, नहीं करना नहीं करो, लेकिन बाद में मैं बताऊंगा एक लाइन इसमें ऐसा होगा, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि समय आने दीजिए, समय आने पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से चीजें होती है। हालांकि ये सिर्फ ऑर्डर है, जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें और क्लैरिटी मिलेगी, ऑर्बिटर, डिक्टा और रेशियो बहुत क्लियर शब्दों में वहां पे दिख जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको नीचे जाकर के बताऊंगा कि किस तरीके से रेशियो की जब बात आती है तो क्या होगा और क्या बाइंडिंग होगा, करना ही पड़ेगा। ये चीज करें या ना करें उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द मैटर बिफोर अस ऑल्सो इन्वॉल्व्स द राइट अवेलेबल टू द डिसीज्ड विक्टिम एंड द फैमिली मेंबर्स अंडर आर्टिकल 25, एज 25 जो है राइट टू रिलीजन की बात करता है, एज लास्ट राइट्स आर परफॉर्म्ड एज पर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉलोड बाय द फैमिली, एज ऑलरेडी नोटिस्ड रेफरेंस में बी मेड इन दिस रिगार्ड टू डिसीजन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। और ये सारी चीजें, ये सब के बारे में इन्होंने बताया कि ये जो आर्टिकल 25 भी यहाँ पे इन्वोक हो रहा है, 21 इन्वोक हो रहा है, ये सारी बात यहाँ पे करते हैं। उसके बाद एक और केस की बात यहाँ पे करते हैं, वी मे ऑल्सो रेफर टू अ जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2020 का केस है, ऑनलाइन बॉम्बे दिस वेयर इन द राइट टू डिसेंट ब्यूरल जो है विद द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जो है उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का बहुत बड़ा रोल है, उसके डिग्निटी को हमें संभाल करके रखना है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, ऑप्रेस नहीं कर सकते। ये भी केस यहाँ पे कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि देखिए किस तरीके से जज आपको कन्विंस कर रहे हैं कि मैं ये बोल रहा हूं इसलिए तुम मत मानो। मेरे साथ साथ कई ऐसे जजमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, स्वयं हमारे गांधी जी ने इस बात को यहाँ पे उल्लेखित किया है, और इसीलिए आपको खुद अब आप इस मोड पे होंगे, इस सिचुएशन में होंगे कि आप खुद ब खुद कन्विंस हो जाएंगे। और यही कारण है कि कोर्ट के जजमेंट को क्यों फॉलो करते हैं हम लोग, क्योंकि हम खुद कन्विंस हो जाते हैं कि बात तो सही बोल रहा है, चाहे हम कितना भी गलत हो, हमें कन्विंस कर देता है ये कोर्ट। और यही काम ये जज साहब देखिए कैसे कर रहे हैं। कल को आप भी वकील और जज बनेंगे तो आपको भी कुछ इसी तरीके का काम करना पड़ेगा। ये आसान काम नहीं है, क्योंकि लिखना, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना, बहुत बड़ा इसमें इसका रोल होता है। चलिए हम देखते हैं। कहते हैं कि इन द लाइट ऑफ व्हाट वी हैव स्टेटेड हियर इन अबव, वी आर inclined to examine as to whether there has been gross violation of fundamental right of the deceased victim and the family members of the victim, whether the state authorities have acted oppressively, high-handedly and illegally to violate such rights, as if it is found to be so, then this would be a case where accountability will not only have to be fixed but
फॉर फ्यूचर गाइडेंस ऑल्सो अ स्टर्न एक्शन वुड बी रिक्वायर्ड। और फ्यूचर गाइडलाइन, यदि बात सही है जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ पे उल्लेखित किया है, जैसा आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सख्त इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और गाइडलाइंस बनाने चाहिए कि इस तरीके का चीज होगा तो हमेशा यही फॉलो होगा, अदरवाइज फिर सोसाइटी ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ता हूं। कहते हैं द राइट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन इन द कंट्री एंड द स्टेट, स्पेशली दैट of the poor and the downtrodden, such as the family members of the deceased victim and the deceased herself, are paramount, and the court of law, देखिए क्या कहते हैं कि the court of law are under a bounden duty to see that the said rights available under the constitution are protected at all cost। हर एक स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कोर्ट की ये जिम्मेदारी है। कहते हैं कि court of law are under bounden duty to see that the said rights available under the constitution are protected at all cost, and the state does not in its misplaced endeavor for political and administrative reasons transgress the limit of its power to encroach and violate such right, especially in the case of poor and weak. We would like to examine as to whether the economic and social status of the deceased family has been taken advantage of by the state authorities to oppress the deprive them for the of them constitutional right। तो ये भी कहते हैं कि हम ये भी एग्जामिन करेंगे कि ये जो दशा हुई है विक्टिम की, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके सोशल स्टेटस के कारण हुई है, वो दलित समाज से हैं इसलिए हुई है। तो ये भी चीज यहां पे कर रहा है, हम ये भी एग्जामिन करेंगे और यदि ऐसा आएगा तो स्टर्न एक्शन हम लेंगे ऑथोरिटी के खिलाफ। ये चीज यहां पे लिखते हैं। चलिए एक और चीज यहां पे देखिए क्या कहते हैं, इन व्यू ऑफ द अबव वी डायरेक्ट द सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट एट, देखिए यहां पे क्या वर्ड यूज किया, वी डायरेक्ट, मतलब अब जो है, अब ये जो ऊपर से प्यार प्यार वाली भाषा कर रहे थे ना, बड़े दुलार से बोल रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, और गांधी जी को कोट किया और ऑस्कर वाइल्ड वगैरह को कोट किया, उसमें बताया कि डेथ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और उसके बाद कुछ डिसीजन को यहाँ पे कोट कर दिया। अब ये अपने वो उसमें आ रहे हैं और कहते हैं इन द व्यू ऑफ द अबव वी डायरेक्ट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं द सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ दिस कोर्ट एट लखनऊ टू रजिस्टर अ suit मोट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन with the title in re right to dissent and dignified last right cremation। और ये मैं आदेश देता हूं उनको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्टिव मोड नहीं कर रहे हैं, अब ये डायरेक्शन में आ गए, अब ये अपना जो लेवल है इनका उसमें आ रहे हैं और कहते हैं वी डायरेक्ट कि इस तरीके का केस रजिस्टर किया जाए एंड place it before the appropriate bench having jurisdiction to hear public interest litigation। The news item referred above shall be kept on record। और जितने भी न्यूज़पेपर के बारे में उन्होंने बात की, जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में बात की, कि ये वाला जो चीज है, ये वाला न्यूज़पेपर ने कहा, इसने ये लिखा, उसने वो लिखा, मैंने स्किप कर दिया था, बीच में बहुत सारा पूरा लिस्ट था, तो उन्होंने कहा कि सारे रिकॉर्ड जो ऊपर कहते हैं वो प्लेस ऑन रिकॉर्ड जज के सामने प्रस्तुत करा जाए, प्लेस ऑन रिकॉर्ड है ना, प्लेस बिफोर द एप्रोप्रिएट बेंच public this here shall kept on record for the proceeding। The state of UP through additional chief secretary home। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी लखनऊ, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर यूपी लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हथरस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हथरस shall be arrayed as opposite parties। और ये सारे लोगों को जिनके अगेंस्ट ये सारी चीजें छपी है, इनको अपोजिट पार्टी बनाओ, इनको दूसरा पार्टी बनाओ, एक पार्टी तो विक्टिम होंगे और दूसरा पार्टी स्टेट होगा, और स्टेट में इनको अलग अलग से पार्टी बनाओ, जिसमें देखिए नाम इनका सेक्रेटरी से लेकर के डीएम और एसपी सबको बना दिया, बोला कि इनको पार्टी बनाओ और इनको बुलाओ। उसके बाद देखिए आगे, देखिए मैंने कई बार मैंने आपको बताया था वर्ड का खेला, वर्ड बहुत जरूरी है, अब मैं फिर से आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं, वी अपॉइंट, अब क्या अपॉइंट कर रहे हैं, ये वाली तो हो गई, अब कहते हैं वी अपॉइंट श्री जयदीप नारायण माथुर लर्नेड सीनियर एडवोकेट एंड श्री अभिनव देश एडवोकेट वी हु आर प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ दिस कोर्ट एज एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यहां पे लिखिए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब ये हुआ कि कोर्ट के फंक्शन में जो फ्रेंड होते हैं, जो असिस्ट करते हैं, उनको अपनी विद्वता से, अपने नॉलेज से, तो उनको असिस्ट करते हैं कि ये जो चीज होगा इसमें सही चीज वो ला करके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ही इज अ लर्नर मैन। मैंने आपको एक बार कहा था ना
कि जब भी वकील की बात आती है, जब भी जज की बात आती है, तो उनके नाम के आगे देखिए, यहां पे देखिए, अभी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। वी अपॉइंट दिस नाम यहां है लर्नेड सीनियर एडवोकेट, यहां पे लिखा विद्वान सीनियर अधिवक्ता लिखा गया ना, हिंदी में यही होगा। लेकिन इससे ऊपर देखिए, इससे ऊपर देखिए, ये द स्टेट यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दिस, कहीं लर्नेड वर्ड यूज हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वकालत जो है एक नोबल प्रोफेशन है, जज जो है एक नोबल प्रोफेशन है और एक विद्वान व्यक्ति होते हैं। और इसीलिए देखिए वर्ड यहां पे पता लग जाएगा आपको कैसे यूज होता है, कैसे करना है। यहां ऊपर में नाम इनको सेक्रेटरी और डीएम और ये सब को नहीं लिखा लर्नेड मैन, लेकिन यहाँ पे जब एडवोकेट की बात आई तो कहते हैं कि वी अपॉइंट दिस नेम लर्नेड सीनियर एडवोकेट एंड दिस एडवोकेट हु आर प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ दिस कोर्ट एज एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, जो कि हमें असिस्ट करेंगे, हमें हेल्प करेंगे इस कंक्लूजन तक पहुंचने में कि जो गलत किया है उसको न्याय मिले, जो गलत किया है उसको जेल भेजिए और जो विक्टिम है उसको न्याय मिले, इसलिए हेल्प करेंगे, लर्नेड मैन है। ठीक है, आगे और हम देखते हैं क्या करते हैं। We further direct the senior registrar of this court at Lucknow to obtain the address of Times of India, this बहुत सारा एनडीटीवी, सारे लोग का बोल दिया कि इसको जो है एड्रेस पता कीजिए और सारे लोग को जो है रिपोर्ट करने के लिए बोलिए कि जितने भी मैटर हैं उनके पास कोई भी रिपोर्ट हो वो सीडी में या पेन ड्राइव में इस कोर्ट को पहुंचाएं, असिस्ट कीजिए इस कोर्ट में। तो देखिए यहाँ पे अकेले कोर्ट नहीं जजमेंट दे सकता, इसके लिए एविडेंस चाहिए। एविडेंस कौन देगा? पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पूरे समाज को बिखरने वाली बात है, तो उसमें हर एक मीडिया हाउसेस से लेकर के हर एक इंडिविजुअल, हर एक एनजीओ का ये कर्तव्य है कि जो भी चीज बन सके वो कोर्ट को भेजे, मेल करे, पेन ड्राइव में दे दे, जैसे देना है दे, ताकि कोर्ट एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। यदि ये लोग सही से काम नहीं करेंगे, एविडेंसेस नहीं देंगे, तो कोर्ट फिर क्या कर सकता है? यही चीज एविडेंस का ये रोल होता है। इसलिए इस बात को भी ध्यान देखिए, यहां पे लिखा गया कि ये जो चीज है इसको भी इंश्योर कीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा। दिस केस ऑन लिस्ट दिस केस ऑन दिस डेट ऑन द सेड डेट द, अब देखिए कहता है कि 12 तारीख को लिस्ट कीजिए। अब क्या कहता है कि ऑन द सेड डेट, जिस डेट की बात ये कर रहा है, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर यूपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाथरस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हाथरस शैल अपीयर। देखिए अब यहाँ पे आ गया, इन पे घास गिर गई, क्या कहते हैं? शैल अपीयर बिफोर दिस कोर्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया इनके लिए। अभी तक तो ये मजे ले रहे थे और जैसे यहाँ पे आया कि शैल अपीयर, आपको अपीयर होना हो, आप होंगे सेक्रेटरी अपने घर में, आप होंगे डीजीपी अपने जगह पे, फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे कोर्ट में आइए 12 तारीख को, ये ऑर्डर है, ये जो है यहाँ पे, ये जो है रेशियो है, ये है रेशियो है, इनको करना पड़ेगा, ये बाइंडिंग है, ये मना नहीं कर सकते, अब इनको फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कहते हैं शैल अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड पुट फॉर्थ देयर वर्जन विद सपोर्ट ऑफ द रिक्विजिट मटेरियल। They shall also apprise the court about the status of the investigation relating to the crime against the deceased victim। और ये जो है करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि आप कहोगे सर ये नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तो इनका खाल उतार लेगा कोर्ट, ठीक है, जाना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होता इनके पास, ठीक है। और ये तो हाई कोर्ट है, एक लोअर कोर्ट भी कर देता ना, एक मजिस्ट्रेट भी कर देता ना, इनका मजाल नहीं था कि ये मना कर देते, ठीक है। तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं क्या कहता है। वी फर्दर डायरेक्ट दिस फैमिली that family members of the deceased victim, that is the father, mother, brother and sister, shall also be present before this court so that this court ascertain the fact and their version of the incident। अब देखिए यहाँ पे बोला कि देखिए हो सकता है ये जो एसपी डीएसपी और ये सब जिनको बुलाएं ये अपना कथा कुछ और कह दें, तो इसके लिए कहते हैं कि देखियो ऐसा है कि अब फैमिली मेंबर्स को भी बुलाइए, फैमिली मेंबर भी मेरे कोर्ट में उसी समय पहुंचना जरूरी है, और जरूरत पड़ेगा तो हम उससे पूछेंगे, खुद पूछेंगे, आप पे भरोसा नहीं रहा मुझे तो खुद पूछेंगे। आगे क्या कहते हैं देखिए। अब यहाँ पे मैं जो बात बता रहा था ना कि ये पत्रकार को नहीं जाने दे रहे हैं, अपोजिशन पार्टी को नहीं जाने दे रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं, उसको जाने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए कोर्ट देखिए किस तरीके से इसको डील करता है। कहता है कि इनको यहाँ पे बुलाइए, विच टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ क्रीमेशन, दिस इन दिस रिगार्ड वी डायरेक्ट। अब क्या करते हैं देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, इन दिस रिगार्ड वी डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज का नाम इन्होंने लिखा है। वी डायरेक्ट दैट द डिस्ट्रिक्ट जज हाथरस टू इंश्योर दैट द सेड फैमिली मेंबर्स आर प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑन द डेट फिक्स्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डीएम नहीं लिखा, यहाँ पे एसपी नहीं लिखा, यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं लिखा, यहाँ पे जज लिखा, यहाँ पे जज लिखा। अब इनको कोई मना करके देख ले, अब यदि डिस्ट्रिक्ट जज यदि मिलना चाहे फैमिली से और जाना चाहे
पुलिस का मजाल नहीं कि इनको रोक लेगा। कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं डिस्ट्रिक्ट जज को डायरेक्ट कर रहा हूं कि हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे जो विक्टिम मेंबर्स हैं, विक्टिम फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनको मेरे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, उनको लाया जाए, और ये जिम्मेदारी मैं डिस्ट्रिक्ट जज हाथरस को दे रहा हूं। और इसीलिए इनको दिया गया, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी को यहां पे नहीं दिया गया, क्योंकि अब इनको यदि फॉलो नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कंटेम्प्ट होगा। जैसे ही इनको मना करेंगे कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, सबसे पहले वो अधिकारी कहां जाएंगे, वो अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, उनपे उसके बाद कंटेम्प्ट लगेगा, वो बात है अलग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और क्या कहते हैं, टू फैसिलिटेट द एवरसेड एक्सरसाइज द डिस्ट्रिक्ट and the state authorities shall extend all necessary cooperation and facility including the transportation, fooding, lodging, security to the family members of the deceased family। अब बोलते हैं जो भी तरीके का जरूरत मंद चीज हो वो उनको प्रोवाइड कीजिए। और इस तरीके से देखिए लास्ट में कहते हैं द स्टेट अथॉरिटी आर डायरेक्टेड टू, डायरेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट नो कोर्सन, इन्फ्लुएंस or pressure is exerted upon the family members of the deceased in any manner by anyone, किसी भी तरीके से, किसी के द्वारा, किसी भी तरीके का कोई भी कोर्सन या फिर इन्फ्लुएंस करने का प्रयास इनके पास नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से यहां पे इन्होंने ऑर्डर दिया, जज दिस, और इन्होंने अपनी बात कही। तो बेसिकली मैं इस ऑर्डर के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि देखिए किस तरीके से ये आपको कन्विंस कर दिए। कोई भी व्यक्ति जो इस पूरे ऑर्डर को पढ़ा, आपने मात्र 50% पढ़ा है, बीच वाले पेजेस तो हमने हटा दिए, जो इंफॉर्मेटिव था उसको हटा दिए, जो लीगल था मैं उसी को आपके सामने प्रस्तुत करा हूं। तो जो भी व्यक्ति इसके पूरे ऑर्डर को पढ़ेगा, चाहे वो कितना भी गलत हो, यदि थोड़ा भी रीजनेबल पर्सन है, उसको अपने आप कन्विंस हो जाएगा कि हाँ ये बात तो सही कर रहा है, इसमें कोई गलत नहीं लिखा हुआ। और यही खासियत है कोर्ट की कि आपको अपने आप कन्विंस कर देता है। और इस तरीके से आपके पास एक ऑर्डर आया और 12 तारीख को जो होना है वो होगा। बाकी एविडेंसेस क्या होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है। मैंने इसमें यह भी बताने का प्रयास किया हूं कि ये फ्रेंड ऑफ द कोर्ट का मतलब होता क्या है। उसके बाद रेशियो और ऑर्बिटा डिक्टा का थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको देने का प्रयास किया हूं। जज के पास क्या पावर है उसको भी मैं आपको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का, स्वतः संज्ञान लेने का क्या पावर है वो भी मैंने आपको बताया। मैंने ये भी बताया कि लर्नड जो वर्ड है वो यूज किया जाता है एडवोकेट और जजेस के नाम के पहले। उसका कारण मैंने बताया कि इनको विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, विद्वान जज कहा जाता है। जब भी आप देखेंगे तो एक डिसेंट वर्ड यूज करे जाएंगे, लेकिन दूसरे प्रोफेशन में ये चीज नहीं होता। एमिकस क्यूरे का बात मैंने बताया, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है। उसके बाद आपको और क्या चीज चाहिए, यहाँ पे शैल यूज किया गया कि ये हर स्थिति में मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, इनको मेरे सामने लेकर के लाया जाए, वो चीज मैंने बताया। वहां पे कोर्ट का बाउंड एंड ड्यूटी जो है क्या करना है, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ये बात मैंने बताया। ठीक है, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे ये करना है, ये बात मैंने बताया। उसके बाद कुछ जो जजमेंट थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट्स के, उसके बारे में मैंने बताया। आपको आर्टिकल 21 के बारे में बताया कि एक्सटेंड होता है टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन। और उसके बाद आर्टिकल 25 के बारे में मैंने बताया कि ये जो रिलीजन का राइट है, जिसमें आप कहते हैं कि आपको अपने इच्छानुसार जो जिस ट्रेडिशन को मानते हैं, कल्चर को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका लास्ट राइट होना चाहिए, उसके बारे में बताया। और यही सारी चीज को बता करके हम यहाँ पे खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम फिर से मिलेंगे और आपका एक टॉपिक और मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर अगले क्लास में बाकी का करेंगे। मैंने ये भी, गांधी का जंतर जो है बहुत इफेक्टिव है, आप लोग सारे लोग इसको जरूर फॉलो करें, बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज में जो गरीब हैं, डाउन ट्रोडन हैं, उनको भी सहायता मिल पाए किसी न किसी रूप में, जैसे भी संभव हो पाए। तो चलिए अब ये लेक्चर खत्म होगा, दूसरे लेक्चर में हम फिर से जुड़ेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सर यस सर, पूछिए। हेलो सर, एक बात बताइए सर। मैं पहले बोल लो, आप कोई बात पूछो भाई।